नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल भी दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और क्राउन सामान्य ज्ञान करके एक बुक आती है, जो कि आप स्पेशल बुक भी कह सकते हैं किसी भी वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो वनडे एग्जाम होते हैं आपके, काफ़ी मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि काफ़ी प्रॉफिटेबल बुक है। ठीक है, आप लोगों लुसेंट पढ़ते हैं, अदर बुक्स पढ़ते हैं, तो बहुत से लोग जो क्राउन पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे कि क्राउन की क्या अहमियत है अपने आप में। तो वीडियो को, इस सीरीज को लगातार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इसके अलावा और लोगों को भी पता चल सके कि क्राउन बुक जो है वो अपने आप में क्या अहमियत रखती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्राउन बुक का पहला लेक्चर आपका प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, आदिमानव युग में एक एक लाइन हम जो क्राउन के अंदर दी गई है, हम बिल्कुल वैसे ही उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रस्तर युग या आदि मानव युग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः, देखिए ये प्रागैतिहासिक काल जो है आपका, ठीक है, इसमें तीन आपको फेज मिलने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल में। एक काल मिलेगा आपको पुरापाषाण काल, ठीक है, इसको हम पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, पुरापाषाण काल। एक मिलेगा आपको मध्य पाषाण काल यानी मेजोलिथिक पीरियड, और एक मिलेगा आपको नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, तो इन तीन पीरियड्स को हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और इसकी कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई लिखित आपका जो रिटर्न सोर्स इसके में नहीं मिलता है। आप कहीं भी ढूंढ के चलिए, कहीं भी आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आपको ना एक चीज कंफर्म इसमें नहीं मिलने वाली है, इसका रिटर्न सोर्स। तो अगर इसका रिटर्न सोर्स हमें नहीं मिलेगा तो हमें पता कैसे चलता है? तो इसके कुछ हमें हाउस में कुछ प्लेस मिले हैं जहाँ से हमें कार्बन डेटिंग के हिसाब से पता लगता है कि प्रागैतिहासिक काल का किस साइट का नमूना है। ठीक है भाई, तो इसकी कोई लिखित सामग्री हमें नहीं मिली है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक युग पाषाण युग, जब मनुष्य पत्थर का इस्तेमाल किया करता था, और दूसरा युग है आपका धातु युग, जब मनुष्य ने धातु यानी तांबा, पीतल, ठीक है, चांदी, सोना, लोहा, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसे इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव और विकास जो है वो एक तरीके से आपकी प्रति नूतन काल में हुआ, एक तरीके से प्रागैतिहासिक काल का जो एक हिस्सा है आपका। और इस काल को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है आपका पुरापाषाण काल, जो कि हमने देख चुके हैं। दूसरा हिस्सा है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में लोग शिकार किया करते थे, और जो मांस, कच्चा मांस खाया करते थे, और जो वेजिटेबल मिल जाया करती थी आपका जंगल में, उसी को ऐसे ही खा लिया करते थे। पर जब मध्य पाषाण काल आया तो लोगों ने आखेटक के साथ में पशुपालन भी इस्तेमाल कर दिया, पशुपालन को भी सीखा इन्होंने। और नव पाषाण काल में तो इन्होंने खेती तक भी शुरू कर दी थी, अच्छे तरीके से सेटल्ड, एक तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था इनका। ठीक है, तो बात करते हैं आपके पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल जो है इसका समय क्या है? तो इसका समय लगभग, इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है इसका, जिसको हम निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, अर्ली पुरापाषाण काल भी आप इसको कह सकते हैं, इसको 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी के बीच में बांटा गया है। इस काल में मानव का जीवन जो है ना अस्थिर था, नोमैडिक टाइप का था इंसान यहाँ पर। इस काल में अग्नि का आविष्कार हो गया था। ठीक है, मानव समूह में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था, यानी मानव समूह एक तरीके से यहाँ पर जो हंट किया करते थे, हंटिंग वो ग्रुप में किया करते थे। तो ठीक है, तो समूह में किया करते थे। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ठीक है, सबसे पहले जो पुरापाषाण कालीन जो आके टूल हैं, इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में करी। इसमें क्या 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 मिला आपका मुख्य औजारों में? आपका मिला कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, ठीक है, विदारनी, क्लेवर होता है आपका, और खंडक मिला है। ठीक है, खंडक क्या होता है आपका? आ, मतलब आगे से पत्थर का और पीछे से लकड़ी का, इस तरीके से मिला हुआ है। ठीक है, पुरापाषाण कालीन कुछ आपकी फेमस साइट हैं, जैसे कि कश्मीर, कश्मीर है। ठीक है, थार राजस्थान के अंदर है, बेलन घाटी मिर्जापुर के अंदर पड़ती है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर है, आपकी सोहन घाटी आपकी पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। वहीं मध्य पुरापाषाण काल जो 50,000 से 40,000 ईसी के आसपास रहा है। ठीक है, इसके अंदर अग्नि का जो आविष्कार है या अग्नि का प्रयोग शुरू हो चुका था। तो आप कह सकते हैं कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। ठीक है भाई, तो मध्य पाषाण काल जो है आपका, इससे रिलेटेड कुछ और नमूने, जैसे कि इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होता था। ठीक है,
मुख्य औजार इसमें था फलक, वेदनी, वेदनी जो छेदी होता है ना, छेदी जो आपका मिस्त्री अपने पास में रखता है ईंट वगैरह तोड़ने के लिए, ठीक है। वेदनी, छेदनी, ठीक है, और खुरुचनी, खुरुचनी जो खुरुचनी होता है। तो ये कुछ इनके प्रमुख हथियार थे। और मध्य पाषाण काल के अगर प्रमुख स्थलों की फेमस साइट की बात करें तो मिर्जापुर, ठीक है, नेवासा, नेवासा कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है, और उड़ीसा, ये हो जाएंगे। इसके अलावा उच्च पुरापाषाण काल जो कि 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में रहा है, इसको हम मध्य पाषाण काल भी कह सकते हैं एक तरीके से, या पुरापाषाण काल का ये जो आपका लेटर वाला पीरियड है उसको हम बोलते हैं। इसके दो प्रमुख विशेषताएं थी। एक तो नई चमक दमक वाले उद्योग और आपके जो हंटिंग टूल है उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका था यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि होमोसेपियंस, यानी जो आधुनिक मानव आज की डेट में आप देखते हैं, तो होमोसेपियंस जो मानव है लगभग आज से 55 लाख भारत के अंदर जो इसका उद्भव आप देखते हैं, एक तरीके से अच्छा खासा जीता जागता इंसान जो कि सब चीज के बारे में जानकारी रखता था, तो वो लगभग 40,000 से 10,000 बीसी के आसपास में देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है भाई। इसके अलावा सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण जो है भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ से मिलते हैं। और प्रमुख औजार में फलक, तक्षिणी जिसको हम ब्लेड कह देते हैं, ठीक है, और बर्न्स यानी शल्क इसमें मिलते हैं आपके, ठीक है भाई। तो ये थे। और इसके बाद में अगर हम उच्च पुरापाषाण काल के अगर प्रमुख साइट या साइट की बात करें तो इन साइट्स में आपका आ जाता है बीजापुर, बीजापुर और इनाम गांव ये महाराष्ट्र के अंदर है आपका, और बेलन घाटी ये आपका कहाँ जाता है आपका, ये आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद में अगर हम प्योरली मध्य पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल जो आपका 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय बताया गया है आपका। तो इसमें आपका जो फेमस साइट आपकी, तो उसके फेमस साइट में आपकी आ जाती है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश के अंदर है। और बागोर, बागोर कहाँ है आपका, राजस्थान के अंदर है। ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस काल में आपके जो माइक्रोलिथिक फलक संस्कृति के एक तरीके से नमूने मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो औजार थे आपके उसका शेप भी चेंज हो गई थी, उनका कलर भी चेंज हो गया था, रंग बिरंगे हो गए थे वो, ठीक है। तो इसमें पत्थर के बहुत छोटे औजार मिलते हैं क्योंकि पुरापाषाण काल में बड़े बड़े औजार मिलते थे पत्थरों के, इसमें जो हंटिंग टूल थे उनका साइज बहुत छोटा हो गया था, ठीक है भाई। तो इसमें मध्य प्रदेश के अंदर आदमगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद, ठीक है, जो भीमबेटका भोपाल के अंदर है, बोधोर सिद्धि के पास है आपका। राजस्थान के अंदर कुछ साइट है आपकी जैसे कि बागोर, बागोर है, ठीक है, गुजरात के अंदर है लंघाज, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर है महागढ़ और मेजा। सराय और नहाराय ये प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। और बिहार में है आपका मुंगेर, मुंगेर पायसरा, ये आपके आपका पुरापाषाण मध्य पाषाण कालीन आपकी साइट है। इसके अलावा बात करें नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का जो समय है आपका वो कब से कब तक है, वो है आपका लगभग 9000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाता है और ये कब तक चलता है आपका 2500 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। तो इस काल में मानव ने खेती करना स्टार्ट कर लिया था। एक्चुअल में खेती करना जो है वो आपका मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हो जाता है, पर यहाँ पर एक तरीके से सेटल्ड खेती के नमूने बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और मुख्य औजार जो है पॉलिशदार पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हुआ और जब खोज की गई तो पॉलिशदार पत्थर भी यहाँ से मिले हैं आपके, ठीक है भाई। तो इसके अलावा देखें औजार में मुख्यतः क्या थी, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, ठीक है। तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल सबसे पहले आपका मध्य पाषाण काल में शुरू होता है, पर इसका जो नमूना मिलता है आपको नवपाषाण काल के आसपास आके मिलते हैं, ठीक है। हड्डियों के औजार यहाँ पर मिले, हड्डियों से बने हुए औजार मिले। तो प्रमुख स्थल जो नवपाषाण कालीन है वो मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान के अंदर है, बुर्जहोम गुफरकाल ये कश्मीर के अंदर है आपका, कोलडीवा और महागढ़ ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, चिरांद और सोनवार ये बिहार के अंदर है आपका, ठीक है। सरुतरु और मारक डोला ये असम के अंदर है, ब्रह्मगिरी, कोडेकल, हलूर, मस्की, ठीक है। पिकली हल, संगेन कल्लू ये कर्नाटक के अंदर है, और पायमपल्ली आपका तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट की बात करें आपका तो ताम्र पाषाण संस्कृति, जैसे ही आपका पाषाण काल खत्म होता है तो आपका ताम्र पाषाण यानी तांबे का युग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो मेटल यूज करते हैं हम कॉपर यूज करते हैं, इस कारण से इसको कॉपर एज भी हम बोलते हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। सबसे पहले इंसान ने किस मेटल का यूज करा, तांबे का इस्तेमाल करा। इसी दौरान तांबे के औजारों के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा, ठीक है। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल यहाँ शुरू हो गया था। कुछ प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों और उनके नाम और उनके समय यहाँ दिए गए हैं, जैसे आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का समय 2800 से 1500 ईसा पूर्व का है।
कायथा संस्कृति 2450 से 1750 ईसा पूर्व का है। सालवादा संस्कृति आपकी 2300 से 2000 ईसा पूर्व का है। प्रभास संस्कृति आपका 2000 से 1400 ईसा पूर्व का है। मालवा संस्कृति आपका 1900 से 1400 ईसा पूर्व है। रंगपुर संस्कृति आपका 1700 से 1400 ईसा पूर्व है। और जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व के बीच में मिलती है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है नवपाषाण काल के विशिष्ट तथ्य, जैसे कि तथ्यों में क्या जाता है। सबसे पहले आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहां पर ये साइट मिली है और यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के नमूने मिले हैं। और पशुपालन में आपके भेड़, ठीक है, पशुपालन में आपका भेड़ आ गया, बकरी आ गया, ठीक है, पशुपालन में भेड़ बकरी का पालने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। वहीं कोलडीवा जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो विश्व में चावल उत्पादन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोलडीवा इलाहाबाद के अंदर मिले हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा बात करें आपका बुर्ज होम कश्मीर के अंदर है। ठीक है, कश्मीर में यहाँ पर एक तरीके से जो घर मिले हैं वो गड्ढे वाले मिले हैं, मतलब आपकी जमीन खोद के बनाए जाते थे। ठीक है, हड्डी के औजार यहाँ पर मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण यहाँ मिलता है आपका। और यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ में उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है, ये भी इसमें दिखाया गया। ठीक है, गुफर काल, ये भी कश्मीर के अंदर है, कुम्हार की गुफा इसको बोलते हैं। यहाँ के लोग पशुपालन व कृषि दोनों कार्य करते थे। इसके अलावा चिरांद, चिरांद जो है आपका, ये आपका बिहार के अंदर है। और इसके अंदर कौन कौन से नमूने आपको मिले हैं पाषाण कालीन, जैसे यहाँ पर हड्डियों के औजार मिले हैं और हिरन के सींगों से बने हुए जो औजार हैं यहाँ पर खासकर वो चीज मिली है। ठीक है, हिरन के सींगों से बने हुए। ठीक, इसके अलावा पहली बार कुत्ते को पालतू बनाया गया और वो आपको इसी काल में मिलता है। ठीक है, नवपाषाण काल में। कुंभकारी सबसे पहली इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पोलिसदार का काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। पिकली हल कर्नाटक राज्य के अंदर है। यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर और जो निवास स्थान दोनों मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, राख के ढेर और निवास स्थान दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा जैसे आपका पाषाण कालीन स्थल जो आपका टाइम है वो खत्म होता है, तो अब आपका शुरू होता है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का समय। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की पहली वेल कल्चराइज ऑर्गेनाइज आपका सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है नॉर्मली अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम का बताया है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर एक्चुअल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को किस एक्चुअल डेट को हम मानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो साइट है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई सबसे पुरानी और सबसे पहली साइट थी। इसी कारण से इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करी थी और इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। तो इस सभ्यता में सबसे पहली खोजी गई साइट आपकी हड़प्पा है, जो कि 1921 में खोजी जाती है। और इसके फाउंडर हैं आपके दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल, जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने वाले पहले इंसान है। ठीक है भाई, सैंधव घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक, प्रीहिस्टोरिक या कांस्यकालीन, हम कह सकते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम सैंधव घाटी सभ्यता है, जो कि प्रागैतिहासिक काल के समकालीन कही जाती है। ठीक है, और ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी थी। इसका काल निर्धारण, इसके समय की बात करें तो किसी भी समय का अगर हमें निर्धारण करना होता है, सेट करना होता है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है हमारा कार्बन डेटिंग। तो यहाँ पर भी कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया गया। कार्बन डेटिंग में जो रेडियो कार्बन होता है आपका, उसमें C14 का इस्तेमाल किया जाता है। और इस डेटिंग के अनुसार बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2350 से 1750 के बीच का माना गया है। ठीक है, बाकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय माना है, जैसे कि सर मार्टिमर व्हीलर ने इसको 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। वुली ने 2800 ईसा पूर्व माना है। सर जॉन मार्शल ने 3200 से 2750 के आसपास माना है। ठीक है, वहीं डीपी अग्रवाल ने 2350 से 1750 माना है और ओल्विन ने माना 2150 से 1750। तो हम जो लेते हैं वो डीपी अग्रवाल का समय लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप डीपी अग्रवाल का आंसर लगाएंगे। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पूर्व हड़प्पा काल, जिसको 3500 से 2600 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें पाई गई जो फेमस साइट है आपकी, वो है आपकी कोट दीजी, ठीक है, दम सादत, दम सादात, ठीक है, आमरी नाल और सिसवल, ये हो जाएंगे।
परिपक्व हड़प्पा जो है आपका 2600 से 1900 ईसा पूर्व का रहा है। इसमें आपका मिली साइट जो है हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चनुद्रो है, लोथल है, कालीबंगा है और बनावली है। तो ये क्या हो जाएंगी आपकी, ये परिपक्व हड़प्पा की साइट हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें उत्तर हड़प्पा काल, तो उत्तर हड़प्पा काल जो है 1900 से 1300 ईसा पूर्व का रहा है। इसमें मिली फेमस साइट जो है आपकी वो है रंगपुर, ठीक है, रोजदी जो कि गुजरात के अंदर और राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। वहीं अगर हम विस्तार की बात करें तो कश्मीर से लेकर साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, और उसके बाद में आलमगीरपुर यूपी से लेके आपका पाकिस्तान के सुरकोटड़ा तक, ये आपका आपके जो कल्चर है यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। तो सिंधु का विस्तार भारत पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया जाता है। यह समूचा क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार का है, एक तरीके से ट्राइंगल बनाता है अपने आप में, और उसका कुल क्षेत्रफल 1,29,, ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास का मिलता है इसमें, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम देखें आपका हड़प्पा कालीन के प्रमुख स्थल, तो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा ही आ जाता है आपका, ठीक है भाई, हड़प्पा आ जाता है। तो हड़प्पा में यह पाकिस्तान के मोंट गोमरी, जो आपका मोंट गोमरी जिला है, वो रावी नदी के तट पर सबसे पहले वहां पर पाया जाता है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे पाया गया है, रावी नदी के तट पर पाया गया है, ठीक है भाई। और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इस स्थल की खोज की गई। हड़प्पा में स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं आपके, और इसके अंदर 6 अन्नागार भी मिले हड़प्पा के अंदर, और जो ईंटों के बने, ठीक है। और इसके बाद में प्रत्येक की लंबाई जो है 15 मीटर से लेकर चौड़ाई 6 मीटर तक की है, और ये फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने भी मिले। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो आपकी क्रॉप है, जो आपकी फसल है, उसको स्टोर किया जाता था। तो स्टोर करने के लिए जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे हम अन्नागार। क्या बोलते थे भाई उसको, अन्नागार बोलते थे। तो हड़प्पा के अंदर कितने अन्नागार मिले, हड़प्पा के अंदर 6 अन्नागार मिले। वहीं इसके अलावा हड़प्पा की कुछ फेमस साइट देख लें, और कब मिली और कब खोजी गई और कहाँ पर हैं फिलहाल में। तो जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा जो है आपका, ये दयाराम साहनी ने खोजी। कब खोजी, 1921 में। कहाँ पर, रावी नदी के किनारे, पंजाब पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। मोहनजोदारो, ये राखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने 1922 में इसको खोजा है, ठीक है। कहाँ पर, सिंधु नदी के किनारे मिली है ये। और ये लरकाना जिला है आपका, सिंध पाकिस्तान के अंदर। सुर कोटड़ा जो है आपका सुत कांगेंडोर, ठीक है, सुत कागेंडोर जो है आपका, ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में मिली है 1927 में, ठीक है। चान हुदड़ो जो है आपकी, इसको हम सुत कोटड़ा भी बोल देते हैं। चन हुदड़ो गोपाल मजूमदार के द्वारा खोजी गई है 1931 में, सिंधु नदी के किनारे मिली है, पाकिस्तान के अंदर है। कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, और घग्गर नदी के किनारे मिली है आपकी। कोट दीजी, ये आपकी पाकिस्तान के अंदर है। रंगपुर आपकी काठियावाड़ गुजरात के अंदर है। रोपड़ आपकी पंजाब के अंदर है। लोथल जो है आपकी आपकी लोथल जो है आपकी अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, और ये भोगवा नदी के किनारे मिली है आपकी। आलमगीरपुर आपकी हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में मिली है। बनावली आपकी हिसार हरियाणा के अंदर है, और धोलावीरा धोलावीरा आपकी कहाँ पर है, कच्छ गुजरात के अंदर, ठीक है। बनावली जो है आपकी, ये आपकी हरियाणा के अंदर है। एक बनावली के अलावा हरियाणा के अंदर एक दूसरी साइट भी है, राखीगढ़ी, ठीक है, आप याद रखिएगा, राखीगढ़ी, वो भी आपकी हरियाणा के अंदर है। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने जाते थे। यानी हड़प्पा में श्रमिकों को रहने के लिए बैरक मिले हैं, कमरे मिले, जिसमें श्रमिक रहा करते थे, ठीक है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक सींग वाले पशु का मिला है। तो एक सींग वाले पशु की मोहर जो है वो हड़प्पा के सिंधु घाटी सभ्यता की किस साइट में मिली है, तो हड़प्पा में मिली है, ठीक है। एक सींग वाली मोहर जो है आपकी। इसके बाद मोहनजोदाड़ो, नेक्स्ट है आपका मोहनजोदाड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मृतकों का टीला भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये। यहाँ एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है, ठीक है। तो पुरुष देवता की मोहर कहाँ पर मिली है, तो मोहनजोदाड़ो के अंदर मिली है। उसके सिर पर 3 सींग है, ठीक है। वह पद्मानासन मुद्रा में बैठा है, यानी वो एक तरीके से दोनों पैरों को फोल्ड करके जो बैठा जाता है ना आपस में, तो उसको पद्मानासन मुद्रा बोलते हैं। तो उसमें मिला है वो बैठा हुआ। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। एग्जाम में कई बार ना इन जानवर को लेकर क्वेश्चन आता है कि जो आपकी पुरुष देवता की जो मूर्ति मिली है उसके चारों ओर जो है कौन कौन से जानवर है। तो उसमें ना एग्जाम में आपको शेर जरूर देता है, शेर जरूर देगा या चीता देगा। तो क्या है आपका, हाथी, बाघ और गैंडा, ठीक है। शेर नहीं है, ना ही चीता है, पर क्या है, हाथी, बाघ और गैंडा।
इसके बाद में एक भैंसा भी आपको मिलेगा, ठीक है, उसके नीचे, और पाव के नीचे 2 हिरन मिलेंगे आपको। तो ये जानवर मिलने वाले हैं। इसे शिव शिव का प्राचीन रूप यानी पशुपति महादेव भी बताया जाता है, ठीक है भाई। तो पशुपति महादेव की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदारो के अंदर मिली है। इसके अलावा यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदारो के अंदर, जिसकी लंबाई 11 मीटर है, ठीक है, जो 11 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और लगभग 2 मीटर के आसपास ये गहरा है, ठीक है भाई। इसके अलावा मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है, ठीक है, जो कि 45 मीटर लंबी है और 15 मीटर चौड़ी है। तो सबसे ज्यादा अन्नागार चोटियां जो है, जो ग्राउंड है, जो इसमें अनाज को स्टोर किया जाता था, सबसे ज्यादा 6 मिली है और मिली है हड़प्पा के अंदर, और सबसे बड़ी जो मिली है मोहनजोदारो के अंदर मिली है। इसके अलावा एक अन्य कुबड़ वाले जो बैल है उसकी मूर्ति भी मिली है। तो कुबड़ वाले बैल की मूर्ति कहाँ मिली है आपकी, जो मोहर कहाँ मिली है? तो ये मिली है आपकी मोहनजोदारो के अंदर, ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पर सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य, ठीक है। तो कांसे की नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ पर मिला हुआ है? तो डांसिंग गर्ल का स्टैचू जो मिला है वो आपका मोहनजोदारो के अंदर मिला है, ठीक है। डांसिंग गर्ल यानी नाचती हुई लड़की की जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वो कहाँ मिली है? आपके मोहनजोदारो के अंदर मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी कालीबंगन। तो कालीबंगन यानी काले रंग की चूड़ियां यहाँ से मिली है। तो कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले। जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगन के अंदर मिले। यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। जल निकासी प्रणाली का अभाव, जो कि पूरे हड़प्पा, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें काफी फेमस रही है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर एक तरीके से गुल मिला है। यहाँ युगल सावधान के प्रमाण मिले। यहाँ के मकानों में पल्ले वाला दरवाजा लगा हुआ था, ठीक है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें मिली हैं। ईंटों को जो एक तरीके से डिजाइन किया जाता था, और यहाँ पर अग्निकुंड भी मिले हुए हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा लोथल, लोथल जो है अगला फेमस साइट है आपकी हड़प्पा की, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसे लघु हड़प्पा भी बोलते हैं, या लघु मोहनजोदाड़ो भी इसको कहा जाता है। इस हड़प्पा कालीन स्थल को हम बंदरगाह भी बोलते हैं, बंदरगाह नगर, क्योंकि हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे पहला पोर्ट साइट जो है वो यही है आपकी, बंदर, ठीक है, सबसे पहली पोर्ट साइट यही है आपकी। इसके अलावा लोथल में चावल उपजाने के अवशेष मिले हैं आपके, ठीक है। यहाँ अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य और फारस की मोहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत आदि सबूत यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है भाई। क्योंकि लोथल जो है ना वो एक बंदरगाह था, तो यहाँ से देश विदेश में क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो इस कारण से यहाँ पर मोहरे मिली हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, ठीक है, नाव के साक्ष्य बनाने के मिले हैं, अग्निवेदियां मिली हैं, हाथी दांत मिले हैं ना, बहुत चीजें मिली हैं। लोथल में एक चित्रित मृदभांड भी मिला है, जो एक पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। तो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद जो दिलाता है, ये जो मृदभांड मिला है, कहाँ मिला है? तो लोथल। लोथल कहाँ है आपका? गुजरात के अंदर है, ठीक है भाई। इसके बाद में चानहुदड़ो। चानहुदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई, ठीक है। चानहुदड़ो में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बाद में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? झूकर झाकर। तो याद रखिएगा, झूकर झाकर जो सभ्यता है आपकी, ये आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी के आसपास, उसी के समकालीन है। यहाँ मन के बनाने का कारखाना मिला है। लिपस्टिक लिपस्टिक मिली है यहाँ पर। ईट ईट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पैरों के निशान यहाँ पर मिले हैं। गुड़िया बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है, ठीक है। चंदुड़ों में वक्राकार ईंटें, कांसे की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के अवशेष यहाँ पर मिले। इसके बाद है रंगपुर। रंगपुर गुजरात के मादर नदी के किनारे पर मिला है। यहाँ पर भूसी के साक्ष्य और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, ठीक है। भूसी के साक्ष्य, भूस होता है ना आपका जो जानवर खाते हैं, तो उसके साक्ष्य मिले हैं, और कच्ची ईंटों के यहाँ पर जो कच्ची ईंटों के नमूने भी यहाँ पर मिले। बाकी जितनी भी सभ्यता है सबके अंदर क्या है ना, पक्की ईंटें मिली हैं। यहाँ पर क्या मिली है? कच्ची ईंटों के नमूने मिले हैं। इसके बाद हम बात करें आपके धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप पर मिला है। तो एग्जाम में ना कई बार आता है कि धोलावीरा जो है गुजरात में कहाँ पर मिला है? तो जो कादिर द्वीप है आपका गुजरात के अंदर, वहां पर आपका धोलावीरा मिला है, ठीक है भाई। तो धोला का अर्थ क्या है? सफेद है, और वीरा का अर्थ क्या है? कुआ। तो इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। इसकी फेमस बात इसलिए है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइट है वो मैक्सिमम 2 हिस्सों में बटी हुई है। अकेली एक साइट है जो 3 हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है भाई। यह भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पहला क्या है आपका? भारत के अंदर अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी सबसे पहला
सबसे बड़ा नगर है आपका भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का। दूसरा आपका धोलावीरा है। और ऑल ओवर अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो सबसे बड़ा नगर है आपका मोहनजोदारो। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीडागार यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, क्रीडागार क्या होता है? जहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस की जाती थी खेल की। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब जिसको बोल देते हैं। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी यहाँ से मिली है आपकी, धोलावीरा से। इस नगर में जल प्रबंधन और संरक्षण के व्यवस्था के जो नमूने हैं वो एकदम स्टैब्लिश तरीके से पाए गए हैं। धोलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। इससे पता चलता है कि वहां पर मतलब साइन बोर्ड भी लगाए जाते थे कि नगर में कब और किसको कहाँ आना है या नहीं आना है। ठीक है, इसके बाद में क्षेत्रफल भाग जो बात करें तो कराची के समीप आपका अल्लादीनो स्थल का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला एक मृदभांड मिला है। लाल और काले रंग के मृदभांड मिले हैं, जो बर्तन मिले, ठीक है, लाल और काले रंग के। तो हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भीरना नामक स्थल पर उत्खनन किया गया है। ठीक है, तो एक भीरना साइट भी मिली है हरियाणा के अंदर। राखी गढ़ी, नेक्स्ट देखें राखी गढ़ी, ये हिसार हरियाणा के अंदर मिला है। और राखी गढ़ी से 5 पुरातात्विक टीले मिले। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा स्थल है आपका धोलावीरा, भारत के अंदर सिंधु सभ्यता का, और पहला है आपका राखी गढ़ी। ठीक है, जो कि कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे पर है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ स्पेशल आपके तथ्य, आपके साइन, जैसे कि सेंधव सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तांबे का इस्तेमाल किया करते थे। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। किंतु सुरकोटड़ा एक जगह है आपके गुजरात के अंदर, वहां पर घोड़े की हड्डियों के नमूने भी मिले। ठीक है, सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे। ठीक है, लिंग की पूजा क्या करते थे, किंतु आर्य प्रकृति पूजक थे। आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। और सैंधव सभ्यता लिंग की पूजा किया करते थे। मोहनजोदारो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। ठीक है, जो भूमध्य सागर है आपका, मेडिटेरियन सी, उसके आसपास के माने जाते हैं मोहनजोदारो के जो आपके प्रवासी हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा सैंधव वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के होते थे। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का प्रचलन भी देखने को मिलता है। यानी सैंधव सभ्यता में आप दास प्रथा का प्रचलन भी देख सकते हैं। सैंधववासी पासे का खेल नित्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। पासे खेलते थे या डांस वगैरह देखते थे। ठीक है, उसके द्वारा उनका मनोरंजन हुआ करता था। इसके अलावा गाय की मूर्ति के सबूत जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से कहीं तक नहीं मिले। गाय की मूर्ति के सबूत जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से कहीं तक भी नहीं मिले हैं देखने को। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका यातायात के लिए बैलगाड़ी का उपयोग यहाँ होता था। टेराकोटा की बहुत सारी ईंट यहाँ पर मिली है। टेराकोटा यानी आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, मोसोपोटामिया की बहुत सारी मोहरें यहाँ पर मिली है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है ना, मोसोपोटामिया और जो आपकी मिस्र सभ्यता है, इजिप्ट, उससे ट्रेड किया करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस तरीके से चल रहा था, तो हड़प्पा कालीन समाज जो है संभवतः मात्र सत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट भी होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे और शाकाहारी व मांसाहारी दोनों टाइप के थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषणों का इस्तेमाल किया करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलना, नृत्य देखना, पशुओं की लड़ाई देखना, ठीक है, आदि इनके साधन हुआ करते थे। वहीं अगर इनके हम धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें, धार्मिक जीवन किस तरीके से था इनका, तो धार्मिक जीवन में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। ठीक है, मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर यहाँ पर मिली है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना यहाँ लोकप्रिय थी। एक मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये उर्वरता की देवी है। ठीक है, पशुओं में एक कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा यहाँ पर होती थी। ठीक है, एक कुबड़ वाले बैल और फाख्ता की पूजा यहाँ करते थे। इसके अलावा वृक्ष पूजा भी यहाँ पर काफी प्रचलित थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेचर वर्शिप भी हुआ करता था, प्रकृति पूजक भी थे ये लोग। लिंग पूजा के साथ साथ में प्रकृति पूजा भी ये किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। मैं आपको याद बता दूं, पुजारी की मूर्ति यहाँ पर मिली है, पर यहाँ पर मंदिर प्रमाण के साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिले। पर इसके जो पड़ोस की सभ्यता थी, जैसे मिस्र की सभ्यता हम जिसको बोलते हैं, मेसोपोटामिया मिस्र, वहां पर मंदिर के साक्ष्य मिले। सावधान की बात करें तो आमतौर पर मृतकों को गर्त यानी गड्ढों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शवों को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। ठीक है,
कहीं कहीं पर आंशिक रूप से समाधिकरण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यानी यहाँ पर मिक्स सभ्यता थी। जिस तरीके से भारत में डाइवर्सिटी आप देखते हैं, मुस्लिमों में या क्रिश्चियंस में दफनाया जाता है, हिंदुओं में जलाया जाता है, तो सेम वहां पर इस तरीके से हुआ करता था। राजनीतिक जीवन की बात करें तो सैन्य सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव देखने को मिलता है। जैसे कि आप आर्यों में देखेंगे, आगे आपका दो साइट आपको मिलेगी यहाँ पर आर्यों के अंदर, सभा और समिति। तो सभा और समिति जैसी एक तरीके से फेमस एक तरीके से जो काउंसिल्स थी वो यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। पुरोहित यहाँ पर यानी एक तरीके से ब्राह्मणिज्म यहाँ पर नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। यानी ये लोग लड़ाई वगैरह में इतना विश्वास नहीं करते थे, इसलिए लड़ाई के कोई सबूत मिले भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो मिले हैं आपके ट्रेड के मिले, ठीक है, एक तरीके से जो वैश्य जाति होती है, बनिया जाति, उसके उससे रिलेटेड। जितना कि वाणिज्य की ओर यहाँ पर सबूत मिला है, उतना आसपास की जो आपकी सभ्यता थी उसमें नहीं मिला है इतना, ठीक है। हड़प्पा का शासन जो है वो वणिक वर्ग के हाथों में होता था, वणिक वर्ग के हाथों में होता था। यहाँ पर आपका जो वर्ना सिस्टम है वो उस टाइम तक यहाँ पर नहीं चला था, ठीक है। इसके आर्थिक जीवन की बात करें हड़प्पा लोगों की, तो सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग ये हुआ करता था। कृषि में देखें तो सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती किया करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के सबूत भी मिले हैं आपके। यानी मुख्यतः इनका जो जो एक तरीके से गुजारा था या आर्थिक जीवन था, कृषि और व्यापार इस पे बेस्ड था, ठीक है। सेंधावासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न थी। बनावली में बढ़िया किस्म के जौ के साग से मिले आपके। बनावली कहाँ है आपका? हरियाणा के अंदर, ठीक है। राखीगढ़ी बनावली हरियाणा के अंदर है। और इसके अलावा सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई यहाँ पर होती थी, नहरों के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। इसके अलावा बात करें आपके व्यापार, तो व्यापार में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरीके से फेमस थे, तो व्यापार देख लेते हैं। तो व्यापार में आता है इनका सिंधु सेंधावासियों के प्रमुख उद्योग, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदाड़ो था। सेंधावासी सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चंदुड़ो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं आपके। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली होता है कि वस्तु के बदले वस्तु देना, बार्टर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर करेंसी उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाई थी जिस तरीके से यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज हुआ करता था, ठीक है भाई। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसकी समृद्धि व्यापार पर टिकी हुई थी, ठीक है। सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र आदि देशों से हुआ करता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से और मेहुला की पहचान सिंध क्षेत्र से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके कुछ फेमस धातुएं जो कि उस समय सिंधु सभ्यता के जो साइट है वहां से मिली है आपकी। जैसे कि लाजवन मणि, ये कहाँ मिली है आपके? अफगानिस्तान से। सोना कहाँ से मिला है? कोलार कर्नाटक से, ठीक है। टीन कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान ईरान से। स्टेटाइट कहाँ से मिला है? ईरान से मिला है। गोमेद कहाँ से मिला है? सौराष्ट्र से मिला है आपका। तांबा कहाँ से मिला है? खेतड़ी राजस्थान से मिला है आपका। फिरोजा कहाँ से मिला है? फारस से मिला है। संगमरमर राजस्थान से। और इंद्रगोप मणि कहाँ से मिला है? भड़ोच गुजरात से मिला है आपका, ठीक है। तो इंद्रमणि कहाँ से मिली है? भड़ोच गुजरात से मिली है। इसके अलावा मोहरे और बाट का इस्तेमाल यहाँ पर सबूत मिलते हैं। तो सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण जो है सैलखड़ी से होता था, ठीक है। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित होते थे। जो वस्तु विनिमय होता था ना, तो बाटों द्वारा मेजरमेंट का मतलब एक तरीके से इनके पास में था। मेजरमेंट ये किया करते थे अच्छे से, है ना, जो कि चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। जो बाट जो होते थे चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तोल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64 मल्टीपल में, ठीक है, 160, 320, 640। और ऊपरी ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल इन्होंने शुरू कर दिया था। अब तक लगभग 2000 सील जो है मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता की मिल चुकी है आपकी। वहीं अगर हम हड़प्पाई लिपि की बात करें आपसे, तो हड़प्पाई लिपि मुख्यतः चित्रात्मक है, आज तक पढ़ी नहीं गई है आज तक, ठीक है। ये एक तरीके से आपकी लिपि जो है गोमूत्रिका पद्धति में है या चित्रात्मक पद्धति है एक तरीके से, जो आज तक पढ़ी नहीं गई, चित्रों में है, ठीक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 अक्षर मिल चुके हैं आपके। और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर कभी पढ़ा जाएगा तो आप लोगों को उसकी जानकारी ऑलरेडी
इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता इतने बड़े लेवल पे फैली हुई थी, इतना अच्छा ग्रो कर रही थी, फिर इसका अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ का मतलब पतन का कारण कुछ लोग मानते हैं कि भूकंप के कारण हुआ, कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, कुछ बोलते हैं जो आर्य थे आर्यों का आक्रमण के कारण हुआ, कुछ बोलते हैं विदेशी आक्रमण के कारण हुआ, कुछ बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, कुछ बोलते हैं अस्थिर नदी तंत्र के कारण हुआ, कुछ बोलते हैं बाढ़ के कारण हुआ। ठीक है, तो अलग अलग कारणों से सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु सभ्यता की कुछ स्पेशल बातें, जैसे कि ज्यादातर हड़प्पाई सीले चौकोर मिली है यहाँ पर। बनावली हरियाणा में मिट्टी के बने हल मिले यहाँ पर। हल सबसे पहले हल से बनी हुई आकृति कहाँ पर मिली है, हरियाणा के बनावली के अंदर। रंगपुर में बाजरे की खेती के सबूत मिले हैं आपके। ठीक है, सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी। ठीक है, उसकी अर्बनाइजेशन थी, और जो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। ग्रिड पद्धति आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं आपके, तो इलेक्ट्रिक पोल में एक पोल को दूसरे पोल से कनेक्ट किया जाता है वायर से, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सके, तो उसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। तो ऐसे ही हड़प्पा समय में आपका जो घर होते थे वो नालियों से कनेक्ट हुआ करते थे, नालियों से कनेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो उसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक आपका एक घर है, एक आपका ये घर है, एक आपका ये घर है, तो इस तरीके से नालियां यहाँ से और नालियां फिर यहाँ से कनेक्ट हुआ करती थी। ठीक है, घर तो घर के नीचे से अंडरग्राउंड नालियां जाया करती थी, और नालियां इस तरीके से कनेक्ट हुआ करती थी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ग्रिड सिस्टम। तो एक तरीके से ग्रिड सिस्टम पर आधारित था यहाँ पर पूरा पूरा का पूरा पैटर्न आपका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर में एक भी मोहर नहीं मिली आपके। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। सरस्वती जहाँ बहती थी, अब जहाँ पर लुप्त हो गई है। ठीक है, आ, सरस्वती के इलाके में आपका जो हरियाणा वाला इलाका है, तो वहां पर सबूत मिले हैं इसके। इसके अलावा हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। आयताकार खंड, ठीक है, अलग अलग आयताकार खंडों में इसको बांटा गया है। सुर को सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर और सुतकोतदा या सुरकोटड़ा समुद्रीय नगर है आपके। और सुतका गेंडोर जो है आपका, ये आपका है आपका पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में, बलूचिस्तान वाला जो इलाका है आपका। और सुरकोटड़ा आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में और बस्ती पूर्व दिशा में हुआ करते थे। वहीं घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। केवल लोथल के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। तो इसमें एक विशेषता ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ लोथल एक ऐसी साइट है जहां पर जो दरवाजे हैं घरों के, वो बिल्कुल मेन रोड की ओर ओपन हुआ करते थे। बाकी जो जितने भी दरवाजे हैं वो मेन रोड की ओर ओपन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, जैसे ही आपका वैदिक आपका सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होता है, तो आपका शुरू हो जाता है वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वह वैदिक काल का होगा। तो लेक्चर फर्स्ट आपको कैसा लगा आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल को एंजॉय कीजिए, और अगला लेक्चर हम वैदिक काल को देखेंगे। ठीक है।